सो नाउ एक्सटेंशन दैट इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एक्सटेंशन किस वर्ड से डिराइव होता है? तो लैटिन वर्ड से। लैटिन रूट फॉर वर्ड एक्सटेंशन मीनिंग एक्स एंटेंशियो। एक्सटेंशन का लिटरल मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग आउट। वल्गराइजेशन इन फ्रेंच इज़ इक्विवेलेंट टू वर्ड एक्सटेंशन। वल्गराइजेशन का मतलब पॉपुलराइजेशन भी होता है। और यहाँ पे है कि एक्सटेंशन का इंटीग्रल पार्ट जो है वो है एजुकेशन। अब डच में इसको क्या कहते हैं? तो डच में एक्सटेंशन को वोरलिचिंग कहते हैं, जिसका मतलब है लाइटनिंग द पाथ। अरेबिक वर्ड में अगर कहे तो अल इरशाद मीन्स गाइडेंस। जर्मन वर्ड बेराटंग जिसका मतलब है एडवाइजरी वर्क। स्पेनिश में हम कहते हैं कैपेसिटेशन, जिसका मतलब है ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। थाई लाहो वर्ड सॉन्गसियोम, जिसका मतलब है प्रमोट करना, टू प्रमोट। द पर्शियन वर्ड तरजीव एंड गोस्त्राश, मतलब प्रमोट करना या एक्सटेंड करना, या दोनों, प्रमोट एंड एक्सटेंड। इंडोनेशियन वर्ड पेरिलुहान का मतलब था गिव इल्यूमिनेशन इन डार्क, कमिंग फ्रॉम वर्ड सुलह और अपर। द आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ फॉर रूरल पीपल। एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट हुआ था विद प्रैक्टिस सिचुएशन ऑफ लर्नर। नाउ कम्स एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एक्सटेंशन दो वे प्रोसेस होता है, किनके बीच? तो फार्मर और रिसर्चर के बीच। फर्स्ट सोसाइटी स्टैब्लिश्ड फॉर स्प्रेड ऑफ एकेडमिक नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू लेक्चर एंड पब्लिकेशन इन स्कॉटलैंड इन 1728। मतलब पहला सोसाइटी जो स्टैब्लिश हुआ था लेक्चर वगैरह पब्लिकेशन वगैरह से रिलेटेड है, वो स्कॉटलैंड है। और टर्म किसने दिया था एक्सटेंशन? तो इंग्लैंड से ओरिजिनेटेड है ये टर्म। 1866 ईयर इंपॉर्टेंट है। टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन 1873 कैम्ब्रिज इंग्लैंड में यूज़ हुआ था। द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप टू गिव लेक्चर टू वुमेंस एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब डन बाय जेम्स स्टुअर्ट इन 1867-68। मतलब पहला प्रैक्टिकल स्टेप जो था ना लेक्चर वगैरह को लेकर के, उसका टॉपिक ये था कि वुमेन का एसोसिएशन और वर्किंग मेन क्लब। ओके, नाउ कम्स फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। तो 1867 में कैम्ब्रिज में ही जेम्स स्टुअर्ट को दिया गया था। नाउ कम्स फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो जेपी लेगिन्स को कहा जाता है, एंड वही फादर ऑफ एक्सटेंशन इंडिया में केएन सिंह को कहा जाता है। सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन वाज एक्सेप्टेड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, बाय ऑक्सफोर्ड। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है इसको एक्सेप्टेंस मिला था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1873 में, मतलब सबसे पहले कैम्ब्रिज में मिला था। फिर उसके 3 साल बाद लंदन यूनिवर्सिटी मतलब 1876 में मिला था, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड में मिला था 1878 में। टू स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू साइट्स, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एस्टैब्लिश अ कमीशन। तो यहाँ पे सिनेरियो ये था कि अर्बन एंड रूरल लाइफ डिफरेंट होते हैं। तो हमेशा हमें क्या ल्यूर करता है, एक विलेज का सिंपल लाइफ या फिर चमक दमक, है ना। तो एक माइग्रेशन का ट्रेंड ही बनता जा रहा था, जहाँ पे ऐसा देखा जा सकता था कि अगर ये माइग्रेशन नहीं रुका तो जो रूरल एरिया है वहाँ डिजर्टिफिकेशंस हो सकते हैं, मतलब वहाँ कोई रहेगा ही नहीं, सब अर्बन में ही रहेंगे। और इसकी वजह से जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा, और मैनेज करना, बैलेंस करना एक ईजी नहीं रहेगा। ईजी हर सिनेरियो में डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजिंग होगा। तो इसीलिए इस माइग्रेशन को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए थे, और ये पहली बार स्टैब्लिश हुआ था इसके लिए एक कमीशन। उस कमीशन का नाम क्या है? तो कंट्री कमीशन। और वो कौन से ईयर में आया था? तो 1862 में। नाउ कम्स यूएसए। फर्स्ट एग्रीकल्चरल सोसाइटी कब एस्टैब्लिश हुआ था? फिलाडेल्फिया में इन 1785। टू कीप रूरल पीपल इन रूरल एरिया, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन शुड बी गिवन टू देम, फॉर दिस कमिटी वॉज साइन नोन एज फिलाडेल्फिया कमेटी। अब कह रहे हैं कि एक फिलाडेल्फिया कमेटी बनाई गई, वहाँ उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मेन ऑब्जेक्टिव था एक्सटेंशन की हेल्प लेके जो रूरल पीपल है उनको रूरल एरिया तक ही रखना। इससे क्या होगा कि अगर वो माइग्रेशन करने की रीजंस पे, वहाँ की लिविंग कंडीशन, उनके चैलेंजेस पे ध्यान देंगे, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको सिखला सकते हैं इन अ नॉन फॉर्मल वे, तो वहाँ क्या होगा कि वो माइग्रेशन रुक जाएगा या कम हो जाएगा। और यहाँ पे ये होगा इस कमेटी के द्वारा, फिलाडेल्फिया कमेटी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी द टर्म एक्सटेंशन मीन्स ब्रांच ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट वो कैन नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी प्रॉपर्ली। मतलब एक्सटेंशन वो यूनिवर्सिटी का ब्रांच है जो उन स्टूडेंट के लिए है जो खुद यूनिवर्सिटी प्रॉपर्ली अटेंड नहीं किए थे। लैंड ग्रांट कॉलेज इन यूएसए केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ पार्ट ऑफ मॉरल एक्ट। तो एक मॉरल एक्ट है जिसकी वजह से लैंड ग्रांट कॉलेजेस यूएसए में एग्जिस्टेंस में आए थे। नाउ कम्स मॉरल एक्ट पास कब हुआ था? तो ये 2 जुलाई 1862 को पास हुआ था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉरल एक्ट वाज पास्ड अंडर प्रेसिडेंसी, मतलब ये अब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंसी के अंदर था। एंड नाउ कम्स एक्सपेरिमेंटल स्टेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ पार्ट ऑफ हैच एक्ट। तो जो एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस है ये हैच एक्ट के अंदर एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। हैच एक्ट पास्ड ऑन 1887। तो सो हैच एक्ट जो है वो 1887 में पास आउट हुआ। सीड कॉर्न ट्रेल्स वाज ओरिजिनेटेड इन लोआ इन 1904 बाय प्रोफेसर हॉल्डन। तो सीड कॉन्स है
तो स्मिथ लिवर एक्ट का, और ये कंट्री एजेंट्स थे, सर्विसमैन थे। स्मिथ लिवर एक्ट कब पास हुआ था? तो ये 8 मई 1914 में पास हुआ था। द फर्स्ट यूज़ ऑफ वर्ड एक्सटेंशन वॉज डन बाई वरिश। तो पहला जो एक्सटेंशन वर्ड का यूज़ हुआ था वो वरिश के द्वारा हुआ था। एक्सटेंशन कैन बी कंसिडर टू हैव कम डेवलप फ्रॉम सोशियोलॉजी। तो अगर हम सोचें ना कि एक्सटेंशन कहाँ से आया है, एक्सटेंशन किससे डिराइव है या किससे इंस्पायर्ड है, तो ये एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से इंस्पायर्ड है। सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? सोसाइटी के बारे में। और एक्सटेंशन किसके साथ डील करता है? तो सोसाइटी के साथ डील करता है, सिंपल। इन एक्सटेंशन एजुकेशन टीचिंग इज़ मेनली हॉरिजॉन्टल। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में टीचिंग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। अभी कभी एक्सप्लेन करूँगी कि टीचिंग 2 टाइप का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो जो आसपास के लोग सेम वे में, नॉन फॉर्मल वे में जो टीचिंग हो रही है उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो सिस्टमैटिक वे में और हायरार्कियल वे में, क्रोनोलॉजी जहाँ बहुत स्ट्रिक्ट हो, फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन हो, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटेंशन वर्क इन जापान फर्स्ट स्टार्टेड बाय फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जापान में तो सबसे पहले किन के द्वारा स्टार्ट हुआ था? फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब जब गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही और ऐसे इनिशिएटिव्स अदर कंट्री में चल रहे हैं, तो वहाँ जिस कंट्री में ये चीज़ नहीं चल रहा है वहाँ के लोग सोचेंगे ना कि चलो हम खुद से ही कर लेते हैं। तो ऐसा ही जापान में हुआ, वहाँ के लोगों ने खुद की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक्सटेंशन का स्टार्ट किया था, एक्सटेंशन वर्क। अब एक्सटेंशन जापान में कैरिड आउट कहाँ कहाँ पे हुआ? तो नेशनल, प्रीफेक्चुअल एंड विलेज लेवल, मतलब कि ये हर एक जगह पे हुआ और वहाँ पे एक्सटेंशन वर्क काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा, सक्सेसफुल रहा। फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन एक्सटेंशन एजुकेशन सेंशनड और अ स्टडी ऑन फार्मिंग सिस्टम इन ईयर 1977। तो AICRP जो है वो एक्सटेंशन एजुकेशन का 1977 में हुआ था, और ये किस बेसिस पर? इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड ऑन 22 जून 1964। तो इंडियन सोसाइटी जो है एस्टैब्लिश हुआ था 22 जून 1964 में। डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, 1966। अब सोचो कि 1966 में क्यों हुआ था? तो ईजी ट्रिक है कि 19 हम हमेशा पढ़ते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? 1966, 67। और यही है कि 1966-67 को में जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो उससे पहले हमें एक्सटेंशन की बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि एक्सटेंशन के थ्रू ही हम बहुत इंपॉर्टेंट एक लिंक को बनाते हैं। किन के बीच में? किन 2 लोगों के बीच में? टू वे में कौन कौन थे? फर्स्ट एनिमल सेंसस स्टार्टेड इन। तो पहला एनिमल सेंसस 1920 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस वाज कंडक्टेड इन ईयर। तो पहला वर्ल्ड का एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्ट हुआ था 1930 में। फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस स्टार्टेड इन ईयर। तो पहला एग्रीकल्चर सेंसस स्टार्ट हुआ था 1970-71 में। फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस स्टार्टेड इन 1871, और पहला पॉपुलेशन सेंसस 1871 में। नाउ कम्स अदर टॉपिक, एक्सटेंशन एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है? इट इज़ चेंज इन डिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ पीपल। तो एक किसी इंसान में तुम किसी प्रकार का बिहेवियरल चेंज लाना चाहते हो और वो डिज़ायरेबल हो तुम्हारे लिए, किस वे में? कि वो उसका नॉलेज अच्छा हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, या सर्टेन एटीट्यूड हो, सर्टेन स्किल्स हो, उसको ही एजुकेशन बोलते हैं। और ये एक प्रोसेस है सोशलाइजिंग का, मतलब सोशलाइजेशन का। तो एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्ट ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन इज सेड बाय स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि एजुकेशन एक मैनिफेस्ट है परफेक्शन का, जो हर इंसान में ऑलरेडी है। एलिमेंट्री एजुकेशन, तो जो 6 से 11 साल के बच्चे होते हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब कि इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और फॉर्मल एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन में क्रोनोलॉजिकल ग्रेडेड हायरार्कियल स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम है। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि तुम हर दिन हमेशा, जब तक तुम्हारी सांसें हैं, तब तक सीखना है, तुम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हो, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन हुआ। और यहाँ पे एक्वायर करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल, KAS। और फॉर्मल जैसे स्कूल एक सर्टेन एज के बाद ख़त्म हो जाता है, कॉलेज ख़त्म हो जाता है, वैसे ही फॉर्मल एजुकेशन उसी का एग्जांपल है। एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम विच इज़ ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक एजुकेशन एक्टिविटी कैरिड ऑन आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्मल सिस्टम टू पर्टिकुलर सब ग्रुप इन द पॉपुलेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो कि ऑर्गेनाइज है, सिस्टमैटिक एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है फॉर्मल सिस्टम के फ्रेमवर्क में, टू पर्टिकुलर सब ग्रुप्स इन पॉपुलेशन, बट कुछ ही ग्रुप में पॉपुलेशन के। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है ना, कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई होते हैं बाई इटलिंग, राधाकृष्णन एंड बॉवर। इन्होंने बोला था कि 6 की एलिमेंट्स होते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के। इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ लर्नर सेंटर्ड, लेस ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड मोर डिसेंट्रलाइज्ड। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैसा होता है? जो लर्न करने वाले होते हैं उसके इर्द गिर्द होता है, उसके हिसाब से होता है, उसके हिसाब से उसके लिए स्पेशली होता है। लेस ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल है वो कम रहेगा, वो 100% कंट्रोल वे में नहीं चलता है, और यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा रहता है। एक्सटेंशन विच एम एट एम्पावरिंग, सो एम्पावरिंग और अपलिफ्टिंग का जो पुअर का होगा,
ये एम इमेंसिपेटरी एजुकेशन कहलाएगा। मतलब इमेंसिपेटरी एजुकेशन किसे कहेंगे, जब एम हमारा एम्पावरिंग अपलिफ्टिंग का हो, और ये दोनों किसके साथ होगा, तो ऑब्वियसली कोई पुअर है उनके साथ ही होगा। एक्सटेंशन दैट एम्फसाइज ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको कहते हैं फॉर्मेटिव एक्सटेंशन। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जहाँ हुआ वहाँ फॉर्मेटिव, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ह्यूमन से हम किसी चीज़ को बना रहे, ह्यूमन को एज अ रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं समथिंग डेवलप करने के लिए, तो कुछ फॉर्म कर रहे हैं, तो फॉर्मेटिव एक्सटेंशन विच इज़ यूज्ड एज पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। तो एक्सटेंशन जो हम पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं सोसाइटल ऑब्जेक्टिव को यूज़ करने के लिए, इसको हम कहते हैं परसुएसिव एक्सटेंशन। तो पॉलिसी परसुएसिव दोनों P&P है। अब नाउ कम इंस्ट्रूमेंट फॉर हेल्पिंग पीपल टू मेक वेल कंसीडर्ड चॉइस। तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हम जब यूज़ करते हैं जिससे लोगों की मदद हो और हम एक चॉइस दें उनको, तो ये इन्फॉर्मेटिव एक्सटेंशन होता है। मतलब इसमें हम देखो जैसे बता दिए कि देखिए ऐसा होता है वैसा होता है, ये बेनिफिट्स है, कुछ ये रिस्क है, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेज है, एंड उसके बाद वो अपनी चॉइस बनाए। एक्सटेंशन दैट मूव बियॉन्ड द ट्रेडिशनल क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक टू इंक्लूड लैंड बेस्ड एक्टिविटी, तो इसे ब्रॉड बेस्ड एक्सटेंशन कहते हैं। तो एक्सटेंशन जो ट्रेडिशनल क्रॉप प्रोडक्शन के बियॉन्ड जाए और जो लैंड बेस्ड एक्टिविटी को इंक्लूड करे, तो इसको ब्रॉड बेस्ड एक्सटेंशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड रूरल वेलफेयर विच एम्प्लॉय द एक्सटेंशन प्रोसेस एज मीन्स ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो इसे हम एक्सटेंशन सर्विस कहेंगे। मतलब एक्सटेंशन सर्विस किसे कह रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोग्राम है जहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, रूरल वेलफेयर हो रहा है, और यहाँ पे एक्सटेंशन का यूज़ हो रहा है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज विथ स्टेट गवर्नमेंट, और एक्सटेंशन सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। नाउ एक्सटेंशन सर्विस फोकस करता है ओवर लोकेशन स्पेसिफिक, इनपुट इंटेंसिव एंड टारगेट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। सो एक्सटेंशन सर्विस किस पे फोकस करता है, तो लोकेशन वगैरह पे, इनपुट इंटेंसिव पे, टारगेट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पे। The job of extension in agriculture and home economics is to assist people engaged in farming and homemaking to utilize full resource solving problem in meeting socio-economic condition। तो एक्सटेंशन जॉब क्या होता है, तो यही है कि एग्रीकल्चर का, होम इकोनॉमिक्स का, फार्मिंग, होम मेकिंग, इसका पूरा रिसोर्सेज, प्रॉब्लम, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को समझना, बताना, असिस्ट करना लोगों को। वर्किंग विथ रूरल पीपल through out of school education along with their current interest and need for getting overall development of rural family is extension process। तो एक वर्क करना हुआ रूरल पीपल के साथ, और करंट उनकी इंटरेस्ट क्या है, फ़िलहाल के क्या इंटरेस्ट है, क्या नीड है, और डेवलपमेंट कैसे हो रूरल फैमिलीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट जो है ना वो सीजन्स के साथ चेंज हो सकते हैं, वो टाइम के साथ, ट्रेंड के साथ, हर तरीके के स्कीम, इंसेंटिव्स हर चीज़ के साथ चेंज हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें सोचना है उनकी नीड को देख के और उनका डेवलपमेंट में हेल्प करना है। नाउ कम्स एक्सटेंशन अप्रोचेस। द बेसिस ऑफ मेनी एक्सटेंशन अप्रोचेस इज इंडिविजुअल इज़ मीन्स टू एन एंड। मतलब बेसिक क्या है कि इंडिविजुअल है ना, वही मीन्स है हर एंड का। तो एक्सटेंशन अप्रोच इन इंडिया जनरली फॉलो द नॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो इंडिया में किस तरह का एक्सटेंशन अप्रोच होता है, तो प्रिस्क्रिप्शन कि आप ऐसा करो वैसा करो, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वैसे ही एक्सटेंशन के जो पीपल होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं फार्मर्स को और रूरल पीपल एंड उनके फैमिलीज़ को। सो मोस्ट प्रेफर्ड वर्क इन एक्सटेंशन डेमोक्रेटिक, सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रेफर्ड वर्क होता है। पीपल जो पार्टिसिपेट करते हैं बाई टेकिंग इनिशिएटिव इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन टू चेंज सिस्टम, सेल्फ मोबिलाइजेशन, तो वो सेल्फ मोबिलाइजेशन कहा जाएगा उनको। एंड नाउ पीपल पार्टिसिपेशन बाई बीइंग टोल्ड व्हाट गोइंग टू हैपन और हैज़ ऑलरेडी हैपन, तो पैसिव पार्टिसिपेशन। मतलब कि एक सेल्फ मोबिलाइजेशन है पीपल पार्टिसिपेशन का टाइप, एक है पैसिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। और है कि पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट अप्रोच जो है, अदर वर्ड्स बॉटम अप अप्रोच होता है। तो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट अप्रोच को हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक बातें जाती है अप्रोच होता है। बुक जो है एक्जिन GH ने क्या लिखा था, गाइड ऑन अल्टरनेटिव एक्सटेंशन अप्रोच। तो अल्टरनेटिव एक्सटेंशन अप्रोच के ऊपर बुक लिखा था किसने, तो ऑक्सिन GH। नंबर ऑफ एक्सटेंशन अप्रोच अकॉर्डिंग टू ऑक्सिन, तो ऑक्सिन ने कितने नंबर ऑफ एक्सटेंशन अप्रोच बोले थे, तो 8। द एक्सटेंशन अप्रोच वेयर इन शॉर्ट चेंजेस मेजर ऑफ सक्सेस, मतलब ऐसा अप्रोच जहाँ छोटे छोटे चेंजेस को भी हम सक्सेस कहते हैं, प्रोजेक्ट अप्रोच। और एग्जाम्पल क्या है प्रोजेक्ट अप्रोच का, NAIP, IVLP। Now comes extension approach wherein success is measured in terms of farm people willingness and ability to share some cost शेयरिंग अप्रोच। तो इस अप्रोच में क्या होता है कि फार्म के जो पीपल होते हैं अपनी मर्जी से, अपनी एबिलिटी से कुछ कॉस्ट्स को शेयर करते हैं। Now comes extension approach wherein measure of success is the farming people attendance at and participation in school agricultural extension activity educational institution approach। तो extension approach जहाँ पे
लोगों की अटेंडेंस, उनके पार्टिसिपेशन वगैरह मैटर करते हैं, उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रोच कहते हैं। एक्सटेंशन इज़ फेयरली सेंट्रलाइज्ड एंड इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड वन कम्युनिटी और क्रॉप एंड द एजेंट हैज़ मेनी फंक्शन, तो इसको कम्युनिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच कहते हैं। इस एक्सटेंशन जो फेयरली सेंट्रलाइज्ड है, ओरिएंटेड है किसी एक कम्युनिटी के तरफ या क्रॉप की तरफ, तो और उनके पास बहुत सारे फंक्शन हैं, तो उसको कमोडिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच कहते हैं। एग्जांपल क्या है? कॉफ़ी बोर्ड, सिल्क बोर्ड, टोबैको बोर्ड। नाउ कम्स एक्सटेंशन अप्रोच वेयर इन द सक्सेस इज मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप कवर्ड बाय प्रोग्राम, तो ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच कहते हैं। ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच में क्या होता है ना कि एक्सटेंशन अप्रोच का सक्सेस मेजर होता है कि कितना प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ पर्टिकुलर क्रॉप में जो कि प्रोग्राम में था। नाउ एक्सटेंशन अप्रोच जहाँ सक्सेस कहाँ कैसे मेजर होता है? एक्सटेंट जिससे फार्मिंग पीपल अडॉप्ट करते हैं टेक्नोलॉजी, मतलब कितने लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए, कितने लोग उसको कितने लोग उसको कंटिन्यू किए। एक्सटेंशन अप्रोच वेयर इन सक्सेस इज मेजर इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ टेक अप ऑफ रिकमेंडेशन एंड इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन, तो एक्सटेंशन अप्रोच जहाँ सक्सेस मेजर होता है टर्म्स ऑफ रेट ऑफ टेकअप ऑफ रिकमेंडेशन और इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन, तो ये जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच हुआ। नाउ कम्स ऑब्जेक्टिव, तो एक्सटेंशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स टुवर्ड विच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, तो हमारे एफर्ट्स की वजह से एंड का एक्सप्रेशन जो होता है, जो हमें मिलता है, वही ऑब्जेक्टिव है। तो एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स टुवर्ड विच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टुवर्ड अ पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव, तो पर्टिकुलर एक्टिविटी के दिशा में कोई काम होना, कोई मूवमेंट होना, वो भी ऑब्जेक्टिव है। और 3 लेवल होते हैं, फंडामेंटल, जनरल और वर्किंग ऑब्जेक्टिव। सो ऑल इंक्लूसिव ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी आर, जितने भी सोसाइटी के इंक्लूसिव ऑब्जेक्टिव है वो है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। मतलब एग्जाम्पल देखो कि द गुड लाइफ, बेटर सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, बेटर प्रॉस्पेरिटी एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग एट ग्रास रूट लेवल, तो यहाँ क्या होता है कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं ग्रास रूट लेवल पे। ऑब्जेक्टिव विच इज़ जनरल बट मोर डेफिनिट सोशल ऑब्जेक्टिव, तो जनरल है लेकिन थोड़ा डेफिनिट सोशल ऑब्जेक्टिव है, उसको जनरल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसका एग्जांपल है कि पंचायती राज का बनना किसी स्टेट में, वो मैंडेटरी क्रिएशन होता है। वर्किंग ऑब्जेक्टिव इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सो वर्किंग ऑब्जेक्टिव को हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑपरेट्स एट फील्ड एक्सटेंशन वर्क इज़ वर्किंग ऑब्जेक्टिव। सो इसका एग्जांपल है कि इनैक्टमेंट ऑफ सुटेबल लॉ रिलेटिंग टू पंचायत, या होल्ड करना इलेक्शन इन टाइम, हेल्ड करना और फंड प्रोवाइड करना फैसिलिटेट्स टू पंचायत। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन, तो ओवरऑल डेवलपमेंट, लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। नाउ कम्स फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन, तो फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन एक डिज़ायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, चेंज इन नॉलेज मतलब चेंज इन व्हाट पीपल नो, चेंज इन स्किल मतलब चेंज इन टेक्निक ऑफ डूइंग थिंग्स, चेंज इन एटीट्यूड मतलब फीलिंग्स और रिएक्शन टुवर्ड सर्टेन थिंग्स का चेंज होना, चेंज इन अंडरस्टैंडिंग मीन्स मतलब चेंज इन कॉम्प्रिहेंशन, चेंज इन गोल मीन्स distance in any given direction one is expected to go during given period of time, तो गोल का चेंज होना मतलब एक ऐसा डिस्टेंस पे जाना, एक ऐसी दिशा में जाना जहाँ पे वन इज़ एक्सपेक्टेड टू गो ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। चेंज इन एक्शन में चेंज इन परफॉर्मेंस और डूइंग थिंग, चेंज इन कॉन्फिडेंस में चेंज इन सेल्फ रिलायंस। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, तो कॉन्सेप्ट जो है डेवलप हुआ था बाय लीगन्स 1967। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व 5 स्टेप शॉर्टर, जिसको सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवेलुएशन, रिकंसिडरेशन से जाना जाता है। व्हाट इज़ नाउ मतलब अभी क्या है, तो यह है सिचुएशन। व्हाट शुड बी क्या होना चाहिए, तो यह है ऑब्जेक्टिव। व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, यह है टीचिंग से रिलेटेड। एंड नाउ व्हाट हैज़ बीन द रिजल्ट, यह है इवेलुएशन। एंड व्हाट नेक्स्ट टू डू, यह है रिकंसिडरेशन। सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो कि लीगन्स ने बताई थी। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सिचुएशंस इन विच द इम्पॉर्टेंट थिंग to be learned are called to the attention of the learner, their interest developed, desire arose and action promoted teaching। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सिचुएशन को अरेंज करे इम्पॉर्टेंट चीज़ों के हिसाब से, लर्नर्स के अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन के हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं टीचिंग।
द प्रोसेस बाई विच एन इंडिविजुअल थ्रू वंस ऑन एफर्ट एंड एबिलिटी चेंज द बिहेवियर। तो अपने एफर्ट से, एबिलिटी से बिहेवियर चेंज कर दे, वो लर्निंग करके कर सकता है। लर्निंग कैसे होगा? एजुकेशन से। कोर्स ऑफ प्रोसीजर समथिंग दैट अकर इन अ सीरीज ऑफ एक्शन और इवेंट कंडक्टिंग टू डिजायर्ड एंड टू प्रोसेस है। एक कोर्स है प्रोसीजर का जिससे हम सीरीज ऑफ एक्शन, इवेंट वगैरह डिजायर्ड एंड तक पहुँचते हैं, तो प्रोसेस से। लर्निंग इज मोटिवेटेड बाई सेल्फ। तो लर्निंग सेल्फ से मोटिवेटेड होता है। द एलिमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएटेड टू इंक्लूड लर्नर्स, टीचर्स, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मटेरियल, physical facilities. The relatively enduring changes in overt and covert response as a result of perceived stimulus is learning. तो relatively enduring changes जो होता है overt और covert responses के लिए तो उसका result करता है perceived stimulus में, जिसको हम learning कहते हैं. People learn more rapidly and permanently when the learning experiment is pleasant and enjoyable. मतलब कोई भी इंसान जो है वो ज़्यादा याद करेगा जब वो अच्छे enjoyable कंडीशन में, खुश होने वाले कंडीशन में लर्न करेगा. ये रिलेटेड है टू लॉ ऑफ इफेक्ट. टू डू, बाय डूइंग, फॉर डूइंग आर द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग. सो ये भी इंपॉर्टेंट है. बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज एडवोकेटेड बाई E.L. Thorndike. द learning curve in teaching follows a step. They appear when a reward or incentive for performance is given is latent learning. तो एक learning जो सडनली हो जाए, रिवॉर्ड या इंसेंटिव से जुड़ा हो, परफॉर्मेंस से जुड़ा हो, तो इसको latent learning कहते हैं. फादर ऑफ लर्निंग थ्रॉन्डिक. एंड प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग इज गिवन बाय नॉल्स. And learning for adult, problem centered and experience centered. The central problem in getting adult to learn is motivation. मतलब central problem क्या होता है कि भाई ये motivated ही नहीं है. So learning is an active process on the part of learn. तो active किसके लिए है भाई? learner के लिए, क्योंकि पूरा दिमाग लगाना होगा समझने के लिए, सीखने के लिए, देखने के लिए, है ना. Now comes principle of extension. Important part. स्टार्टिंग पॉइंट जो है एक्सटेंशन वर्क का, नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल पे बेस्ड है. प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन इज 11 एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज 11. Generalized guideline which form the basis for decision and action in consistent way principle. तो एक गाइडलाइन जो डिसीजन और एक्शन पे रिलेटेड हो, प्रिंसिपल है. कल्चर सिंपली मीन्स सोशल हेरिटेज. कल्चर का सिंपल मीनिंग क्या होता है? सोशल हेरिटेज. Difference which exists between group of farmer as well as between extension agent and farmer regarding their habit, customs, value. तो ये क्या है कि ये डिफरेंस जो है ना, क्यों है? हैबिट्स की वजह से, उनके कस्टम वैल्यूज़ की वजह से. तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस. प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. तो एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड स्टार्ट विथ लोकल ग्रुप, लोकल सिचुएशन एंड लोकल प्रॉब्लम. तो ये लोकल जहाँ आ रहा है ना, तो वो है ग्रास रूट्स. मतलब लोकल लोग क्या होते हैं? रूट से जुड़े होते हैं, तो ग्रास रूट्स. Establishment of पंचायती राज बॉडीज़ एट वेरियस लेवल फुलफिल्स प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट. तो यहाँ पंचायती राज बॉडीज़ जो है अलग अलग लेवल पे फुलफिल होते हैं, तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट है. Never do anything that you get someone to do for you. Never do anything that you get someone to do for you relates to leadership principle. Instead of ignoring the indigenous knowledge system as outdated, the extension agent try to understand them involves principle of indigenous knowledge. तो indigenous knowledge में क्या होता है कि वो इग्नोर नहीं करते indigenous knowledge को, वो उसे outdated नहीं कहते हैं, बल्कि वो उसे समझने की कोशिश करते हैं, इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसे ही थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं. Now comes people should learn what to do, why to do, how to do and with what result. तो principle of learning by doing. तो learning by doing में क्या, कैसे, कब, ये सारे questions के जवाब मिलते हैं. People should willingly cooperate and participate in identifying the problem, solving it, then implementing the projects in getting the desired result. So principle of participation कहते हैं. इसमें क्या होता है कि people willingly अपने मन से वो हेल्प करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, उसको सॉल्व करते हैं और उससे डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलता है. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन. अब है फैमिली प्रिंसिपल, प्राइमरी यूनिट सोसाइटी का या बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क. तो सबका एग्जाम्पल है फैमिली. एक्सटेंशन वर्क एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेड टू सूट द लोकल कंडीशन. तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी. यहाँ क्या होता है? एक्सटेंशन वर्क, एक्सटेंशन टीचर वो फ्लेक्सिबल होता है विथ एंड फ्लेक्सिबल होता है, अडेप्टेड होता है टू सूट द लोकल कंडीशन. द एंड प्रोजेक्ट ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेड टू सूट द लोकल कंडीशन. तो अडेप्टेबिलिटी मतलब अगर फ्लेक्सिबल हो, अडेप्टेड का बात करें तो ये लोकल कंडीशन से रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी. नाउ द एंड प्रोजेक्ट ऑफ एक्सटेंशन वर्क शुड प्रोड्यूस सेटिस्फाइंग रिजल्ट फॉर द पीपल. तो प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो एंड प्रोडक्ट जो होता है उसको क्या होता है? वो सेटिस्फैक्शन लाए. तो प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इवैल्यूएशन प्रिवेंट करना या प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है? और इवैल्यूएशन प्रिवेंट करता है स्टैग्नेशन. अगर तुम इवैल्यूएट करते हो तो क्या होता है? तुम वहाँ नहीं रहते, तुम या तो लर्न करते हो
अपने कुछ ना कुछ इवैल्यूएट करेंगे तो मिस्टेक्स निकलेंगे, फिर वहाँ से हम लर्न करेंगे तो हम ग्रो करेंगे, तो हम स्टैग्नेशन में नहीं आएंगे, मतलब जहाँ है वहाँ पे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। नाउ कम्स प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो कंडक्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन बाय फार्मर इन देयर ओन फील्ड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। अगर डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह फार्मर के द्वारा जो किया जाता है उसी फील्ड में, तो इससे क्या होता है, सेल्फ एक्टिविटी का अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। इफ़ फार्मर ऑब्टेन्ड प्रॉफिटेबल रिटर्न बाय अप्लाइंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, अगर फार्मर प्रॉफिटेबल रिटर्न पाता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करके, दे मे बी मोटिवेटेड टू यूज़ बैलेंस फर्टिलाइजर कंटेनिंग फॉस्फेट एंड पोटैश फॉर स्टिल हाई रिटर्न। तो है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। तो प्रिंसिपल एफ एसोसिएशन में क्या है कि फार्मर अगर प्रॉफिटेबल रिटर्न पाया किसी चीज़ से तो वो मोटिवेटेड होगा उसी चीज़ को दूसरे वे से करने का। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि एक फार्मर है, वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का यूज़ किया तो उसको उसके बेनिफिट्स हुए। तो अब हम प्लांट्स में बताओ मेजर क्या न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या है NPK। तो NPK मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वही हुए ना, तो अब वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र यूज़ करके उसके बेनिफिट्स देख लिया। तो अब वो क्या करेगा, सोचेगा P से डिराइव्ड फर्टिलाइज़र, K से डिराइव्ड फर्टिलाइज़र, मतलब वही पोटेशियम फॉस्फोरस, इनके फर्टिलाइज़र यूज़ करे, इनकी वजह से देखेगी कितना यील्ड बढ़ता है, क्या होता है। अब है लर्निंग इज ग्रोथ लाइक एंड कंटिन्यूअस। तो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। नाउ कम्स इफ फार्मर लर्न द टेक्निक ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन पर्टिकुलर क्रॉप, ही शुड बी एबल टू यूज दिस टेक्निक इन अदर क्रॉप ऑल्सो। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र। तो कह रहे हैं कि अगर फार्मर ने सीख लिया वाटर मैनेजमेंट का टेक्निक पर्टिकुलर क्रॉप में, तो ये दूसरे क्रॉप में भी यूज़ कर लेगा। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ ना, चीज़ वही है यहाँ पे, और बस क्रॉप्स डिफरेंट हो रहा है, बट है तो क्रॉप्स ही। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र, वही चीज़ दूसरी जगह भी अप्लाई करना। व्हेन प्लांटिंग अ क्रॉप इन लाइन गिव्स बेटर यील्ड, द फार्मर मे बी एडवाइज्ड नॉट टू प्रैक्टिस ब्रॉडकास्टिंग। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसोसिएशन। अगर मान के चलो अब लर्निंग इज अफेक्टेड बाय इमोशंस। प्रिंसिपल ऑफ डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में क्या है, अफेक्ट हो जाता है, अगर इमोशंस आ जाते हैं तो हम डिसोशिएट होने लगते हैं। डिस्करेजिंग द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड एडवोकेटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र को बोल रहे हैं नहीं यूज़ करो और एडवोकेट करो किसको, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को, तो इससे भी प्रिंसिपल ऑफ डिसोसिएशन आएगा। When farmers are ready to cooperate with good guidance, they may be able to form a cooperative society. Principle of readiness. तो farmer का cooperate, good guidance, ये सब important होता है। When farmer develop a favorable attitude towards scientific treatment of cattle, they shall learn the importance of this type of treatment for animal. तो principle of set or attitude. Learning to use sprayer correctly requires practice several times over principle of practice. तो लर्निंग मस्ट रिजल्ट इन फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब है फेवरेबल एक्सपीरियंस ऑफ प्लांटिंग ट्री मोटिवेट करता है ट्राइबल फार्मर को टू कलेक्ट सैपलिंग फ्रॉम फॉरेस्ट नर्सरी, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। व्हेन इंसेक्ट्स हैव अपीयर्ड और आर लाइकली टू अपीयर इन क्रॉप्स, तो इंसेक्ट्स अपीयर होने वाले हैं या क्रॉप्स में आने वाले हैं, फार्मर शैल रियली लर्न अबाउट प्लांट प्रोटेक्शन। तो ये जैसे मान के चलो कि प्लांट में कीड़ा वीरा लगने वाला है या वैसा टाइम आ रहा है जब कीड़े बहुत लगते हैं, उस टाइम तुम उसके बारे में सीख रहे हो ना, तो ये क्या है, टाइमिंग की बात है। तो प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। लर्निंग मस्ट मेक सेंस टू लर्नर। तो लर्नर हर किसी को, जो इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग रिलेटेड स्टडी करेगा, लेकिन अगर हम उसे मेडिसिन की पढ़ाई कराने लगे तो कोई सेंस है इस बात का, नहीं ना। तो लर्निंग का ना सेंस होना चाहिए। हम एग्रीकल्चरल स्टूडेंट हैं तो हमें एग्रीकल्चर, उसके अलाइड फील्ड और एग्रीकल्चर से जुड़े हर चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए हमें। इसके अलावा व्हेन फार्मर यूज़ देयर क्रॉप लोन फॉर वेरी पर्पस फॉर विच द लोन इज सैंक्शन, तो मान के चलो एक फार्मर है, ऑनेस्ट वाला फार्मर है, ये जिस चीज़ के लिए लोन लिया उसी चीज़ पे काम किया, इसने लोन लिया क्रॉप का और इसका काम भी क्या था, फार्मिंग रिलेटेड, तो इसको कहेंगे। तो ये किस में आएगा, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। बहुत फार्मर पर्पसफुल कब होता है, जब प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी हो। व्हेन विलेजर्स असिस्ट द एक्सटेंशन वर्कर एट डिफरेंट लेवल इन इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू प्रोग्राम, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। तो विलेजर्स यहाँ असिस्ट करते हैं एक्सटेंशन वर्कर को अलग अलग लेवल पे और नए प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सब मिल बांट के कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेशन हो रहा है। चलो अब आते हैं हमने नए वाले सेंटेंस पे, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस वाज गिवन बाय एडगर डेल। तो मॉडिफाई किसने किया था, तो शील ने किया था इन 1989। सो एट द बॉटम ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, डूइंग द राइट थिंग्स, और टॉप पे क्या है, रीडिंग है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्लासीफाई द इंस्ट्रक्शनल मेथड अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंशियल करेक्टनेस। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्लासीफाई करता है इंस्ट्रक्शनल मेथड अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंशियल करेक्टनेस। वी टेंड टू रिमेंबर बाई, तो हम रिमेंबर कोई चीज़ कैसे होता है, जब हम रीडिंग करते हैं 10%, जब हम उसे सुनते हैं तो 20%, और जब हम उसे देखते हैं तो 30%। जब हम देख के पढ़ते हैं, सुन के देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर क्या होता है 50%। जब हम उसे बोलते हैं तो 70%, और जब हम बोलते हैं और करते हैं तो 90%। नाउ कम्स स्टेप्स इन एक्सटेंशन एंड टीचिंग। द प्रोसेस ऑफ कंसिस्टेंसी, चूजिंग कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अवेलेबल alternatives and integrating them for purpose of achieving the
डिज़ायर्ड गोल इज़ डिसीजन मेकिंग। तो एक प्रोसेस है कंसियसली एक कोर्स ऑफ एक्शन को चूज़ करने का, मतलब एक प्लान को चूज़ करने का अवेलेबल अल्टरनेटिव से, और उसको इंटीग्रेट करने का कि डिज़ायर्ड गोल तक हम पहुँचे, उसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग प्रेजेंटेड बाय विल्सन एंड गैलप 1955। स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग जो है उसको हम 8 कैस कहते हैं। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। तो पहला स्टेप क्या है इन एक्सटेंशन टीचिंग, विच एम टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ न्यू आइडिया एंड प्रैक्टिसेस। अटेंशन, तो पहला स्टेप क्या है एक्सटेंशन टीचिंग का, विच एम टू मेक पीपल अवेयर ऑफ न्यू आइडिया एंड प्रैक्टिस। तो नए आइडिया नए प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है, तो अटेंशन से। अनफ्रीजिंग द एग्जिस्टिंग बिहेवियर एंड मोटिवेटिंग द पीपल फॉर चेंज। तो अभी जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर है उसको उससे आज़ाद करना और उसे मोटिवेट करना, तो वो डिज़ायर की वजह से होता है। द स्टेज ऑफ स्ट्रॉन्ग परसुएशन सो एज टू कन्विंस द पीपल अबाउट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ न्यू आइडिया और प्रैक्टिस इन देयर ऑन सिचुएशन इज़ कन्विक्शन। तो एक स्टेज है स्ट्रॉन्ग परसुएशन का जहाँ पे हम नए आइडिया को, प्रैक्टिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे सिचुएशन में, तो इसे कन्विक्शन कहते हैं। द स्टेज ऑफ पुटिंग द आइडिया और प्रैक्टिस इनटू ऑपरेशन, मतलब हम सारे अपने आइडियाज़ को, अपने प्रैक्टिस को ऑपरेशन में डाल रहे हैं, तो उसको हम एक्शन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू केल्सी एंड हार्नी, द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आइडेंटिफाइड इन 9 एरिया ऑफ प्रोग्राम एम्फेसिस। सो केल्सी एंड हार्नी के हिसाब से जो एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो आइडेंटिफाई है ना, आइडेंटिफिकेशन, वो 9 एरिया ऑफ प्रोग्राम एम्फेसिस से है। ओपनिंग द इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंडियन इकोनॉमी का तालमेल को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ओपनिंग अप ऑफ मोनोपोली मार्केट टू इंक्रीज फॉरेन एंड डोमेस्टिक कंपटीशन, तो लिबरलाइजेशन। तो मोनोपोली मार्केट का ओपन होना जो इंक्रीज़ करे फॉरेन और डोमेस्टिक कंपटीशन को, तो लिबरलाइजेशन होता है। नाउ कम्स कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो कॉन्सेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कॉन्सेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला फेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंड फेज क्या है डेवलपमेंट का, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, एम्फेसिस ऑन रेडियो एंड टीवी। थर्ड फेज क्या है, ह्यूमन सेंटर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। फोर्थ फेज ऑफ डेवलपमेंट इज नॉलेज एंड कंपटीशन। तो चौथा फेज जो है नॉलेज ऑन कंपटीशन, सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स टू सेटिस्फाइंग चेंजिंग ह्यूमन नीड while मेंटेनिंग और इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी। तो एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट जो होता है रिसोर्स का, जिससे हम सेटिस्फाई कर सके चेंजिंग ह्यूमन नीड को और मेंटेन या इन्हांस कर सके क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को, नेचुरल रिसोर्स वगैरह को, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। नाउ कम्स एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो एक्सटेंशन ओवर द साइबर स्पेस, द इमेजिनरी सर्फ स्पेस क्रिएटेड बाई इंटरकनेक्टेड टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसको कहते हैं साइबर एक्सटेंशन। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर प्रैक्टिस पर्पस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का टाइप क्या होता है, दो, रियल टेक्नोलॉजी, नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी। When knowledge is embodied into technological products such as tool, equipment, agrochemicals, etc., तो उसे material technology कहते हैं। When technical knowledge, management skill and other processes that people need for better production in their enterprises, तो उसे कहते हैं knowledge based technology। Now comes father of PRA, so Robert Chambers है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, PRA का फुल फॉर्म। तो फार्मर फर्स्ट मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाई, तो रॉबर्ट चेम्बर ही। और चैलेंजिंग द प्रोफेशनल्स, इस बुक को किसने लिखा, तो चेम्बर ही। एक्सटेंशन इज कम्युनिकेशन इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू एन रॉलिंग्स, एंड एक्सटेंशन साइंस का बुक लिखना किसने, तो एन रॉलिंग्स। द सैटेलाइट मॉडल कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाई जी पेरुमल। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बुक रिटन बाई वैन डेन वैन। पेडागोगी ऑफ द ऑपरेस्ट रिटन बाई पॉलो फ्रीरे। लर्निंग द रोप रेफर्स टू सोशलाइजेशन। और इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पब्लिश हुआ था फ्रॉम IRI न्यू दिल्ली। साइंस दैट डील्स विथ एडल्ट लर्निंग इज एंड्रोगोगी। द वर्ड एंड्रोगोगी हैव इट्स रूट इन ग्रीक। सो एंड्रोगोगी लिटरली क्या मतलब होता है, एडल्ट लर्निंग। टर्म एंड्रोगोगी वॉज कॉइन्ड बाय अलेक्जेंडर नैप। एडल्ट लर्निंग इज प्रॉब्लम सेंटर्ड। द सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है एडल्ट लर्निंग का, मोटिवेशन। पेडागोगी मतलब चाइल्ड लर्निंग।